न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है करगिल विजय दिवस और 25 साल पूरे हो गए हैं उस युद्ध को जिसमें हमने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री द्रास में करगिल स्मारक पर पहुंचे तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही, जिसमें उन्होंने न केवल पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ी चेतावनी दी, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने तमाम उन बातों को सामने रखा कि किस तरीके से सरकार अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, ठोस निर्णय ले रही है और जमीन पर भी इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज न्यूज नाइट में हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा भी, लेकिन साथ ही आज की एक अच्छी खबर ये भी आई है कि मोइदम्स जो असम में हैं, उन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। संसद में क्या रही आज की कार्यवाही, करेंगे उसकी भी बात, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कारगिल विजय के 25 साल, प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध स्मारक पर मां भारती के वीर सपूतों को किया नमन। पाकिस्तान को दो टूक, कहा आतंक के आका अपने मंसूबे में कभी नहीं होंगे कामयाब। अग्निवीर पर विपक्ष फैला रहा है झूठ, सेना को युवा बनाना है इसका मकसद। लद्दाख में बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के पहले विस्फोट के गवाह बने पीएम मोदी, कहा शिंकुनला सुरंग लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए खोलेगी संभावनाओं के नए द्वार। अग्निवीरों पर विपक्ष के दुष्प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय। अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस और अन्य जगहों पर आरक्षण के जरिए प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने का फैसला। फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर संसद में पक्ष विपक्ष में तकरार। कृषि मंत्री ने कहा मोदी सरकार ने एमएसपी में किया है लगातार इजाफा। मनमोहन सरकार ने लागत पर 50% मुनाफे की सिफारिश मानने से किया था इनकार। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर, संसद के दोनों सदनों में उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। मुद्दा समेत भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में सीबीआई जांच की मांग, सिद्धारमैया से मांगा इस्तीफा। नीट यूजी परीक्षा का संशोधित स्कोर, कार्ड और मेरिट लिस्ट जारी। टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर हुई 17। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटी ने जारी की संशोधित मेरिट लिस्ट। भारत की एक और विरासत को मिली वैश्विक पहचान। असम के मोइदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। सूची में स्थान पाने वाले पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपत्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। भव्य उद्घाटन समारोह के साथ आज पेरिस में होगी खेल के महाकुंभ, ओलंपिक्स की शुरुआत। पहली बार स्टेडियम के बजाय नदी के किनारे होगा उद्घाटन समारोह। पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल होंगे भारत के ध्वजवाहक। शुरुआत करते हैं कारगिल की ही खबर से, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है। 25 वर्ष पूर्व हमारे वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। आज प्रधानमंत्री ने द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर समस्त देशवासियों की ओर से वीर बलिदानियों को नमन किया और इस अवसर पर अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही पाकिस्तान को भी आतंक को शह देने के लिए कड़ी चेतावनी दी।
मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के महान सपूतों वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने कृतज्ञ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नमन किया। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी अमर बलिदानियों के शौर्य को याद किया। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के वेश में भारतीय सीमा में दबे पांव द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों में जा छिप बैठी थी। मई में जब पता चला तो भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय और 26 जुलाई को पूरे क्षेत्र से दुश्मनों को पराक्रमी जवानों ने खदेड़ बाहर किया। विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए है। वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक सुधार जरूरी है। अग्निपथ जैसी योजना लागू करने के पीछे असली मकसद राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है।
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने निम्बू पद्म दारचा रोड पर बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग में से एक होगी। साथ ही मनाली और लेह के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। द्रास से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 25 वर्ष पहले जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस वक्त देश में रक्षा क्षेत्र की स्थिति बहुत अलग थी। लेकिन उस युद्ध से देश ने कई सबक सीखे। लेकिन क्या हुआ था उस युद्ध के बाद, आपके सामने रखना चाहेंगे कुछ तथ्यों को, और कैसे सरकार ने आगे बढ़कर रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया, एक तस्वीर उसकी भी। लेकिन जब कारगिल युद्ध खत्म हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति बनाई गई। ये समिति ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कहां हम कमजोर थे, क्या हमारी ताकत थी जिसको हमें आगे लाना जरूरी था, क्या कहां कैसे किया गया और क्या कमी रह गई, हर चीज की समीक्षा की गई। कुछ रणनीतिक सिफारिशें सामने आई जिसमें बड़े मुद्दे पर देखें तो रक्षा खुफिया एजेंसी को मजबूत किया जाना शामिल था, तो वहीं एकीकृत थिएटर कमांड होनी चाहिए, ये सोच फिर से पुख्ता की गई। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद ही इन सिफारिशों पर काम तेज हो पाया। बीच के जो साल थे उनमें इन पर काम नहीं हो पाया। हम जानते हैं कि एकीकृत थिएटर कमांड भी, जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की गई, वो उसको भी क्रिएट करने में 20 साल लग गए। लेकिन अगर हम कुछ आंकड़े आपके सामने रखें ये दिखाने के लिए कि किस तरह सरकार ने 2014 के बाद रक्षा क्षेत्र, अपने देश की सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए ठोस निर्णय लिए, नीतिगत पहल भी की, उनमें आता है बीआरओ, जो हमारी सड़कें बनाती हैं बॉर्डर पर, उनका वार्षिक बजट जिसको बढ़ाया गया। 13-14 में आप देख सकते हैं 3,700 करोड़ था, लेकिन उसके बाद 2023-24 तक आते आते ये तिगुने से भी अधिक हो गया, 14,387 करोड़ रुपए का ये बजट हो गया। लेकिन आगे बढ़े तो आपके सामने रखते हैं इस तस्वीर को, क्योंकि सीमाओं की अवसंरचनाओं पर जोर सरकार का हमेशा से रहा है। 2008 से 14 के बीच अगर हम सड़क निर्माण की बात करते हैं, किलोमीटर में है आंकड़े, 3,600 किलोमीटर हैं। लेकिन वहीं आप 2014 से 22 की अगर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग दोगुनी हो चुकी है सड़कें। यानी सड़क निर्माण सीमाओं पर इस रफ्तार को भी दुगना कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम ये भी पाते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने रखते हैं कि अगर हम करोड़ में देखते हैं तो 2022-23 में अवसंरचना पर जो खर्च किया गया था 3,373, ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती गई है। ये मात्र हमने पिछले 2 वित्त वर्ष का आंकड़ा आपके सामने रखा है। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि इस अवसंरचना में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है कि कैसे परियोजनाओं को पूरा किया जाए। तो जो बीआरओ ने परियोजनाएं पूरी की है वो भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाता है। 2021 में अगर आप देखते हैं तो 2200 करोड़ की लागत से 102 परियोजनाएं पूरी की गई और 2022 में ये 103 परियोजना, और ये रिकॉर्ड है आज तक का कि कैसे बीआरओ ने 2022 में 103 परियोजनाएं पूरी कर दी गई। रिकॉर्ड टाइम पर लक्ष्य निर्धारित करके काम किया गया और ये इन आंकड़ों में भी परिलक्षित होता स्पष्ट नजर आ रहा है। अगली बात करें तो सरकार ने न केवल अवसंरचना को मजबूत किया बल्कि सीमावर्ती गांवों को भी मजबूत करने के लिए एक दूरगामी प्रयास के साथ सरकार ने पहल की और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे सामने आया। सीमा का गांव जो है वो देश के प्रथम गांव है, इस सोच की, इस अवधारणा को भी मजबूत किया गया। ये तमाम प्रदेश हैं जिनके 19 जिलों को चिन्हित किया गया है। 3,000 गांव है इन प्रदेशों में जिनको आगे लाने का, इनका संपूर्ण विकास करने का, क्योंकि यहाँ के लोग ही हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो ये एक सोच, एक अनूठी सोच लेकर सरकार सामने आई। वहीं सरकार ने दूसरी तरफ सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेज कर दिया। हम जानते हैं कि कैसे रफाल जेट फ्रांस से लिए गए, रूस से भी S-400 मिसाइल सिस्टम्स लिए गए, अमेरिका से भी अपाचे चिनूक आदि हेलीकॉप्टर्स लिए गए, और ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अन्य आयाम पर भी नजर आती है। जब हम तीनों सेनाओं के लिए हथियार की बात हो, निगरानी प्रणाली को दुरुस्त करने की बात हो या युद्ध क्षमताओं की बात हो, हर मोर्चे पर अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम करती आ रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी पहल जो सरकार ने की, रक्षा अधिग्रहण की नीति को बदला। सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया।
आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में कदम उठाया। आंकड़े आपके सामने हैं। रक्षा निर्यात करोड़ों में अगर हम देखते हैं 2013-14 में, जहां ये 686 करोड़ ही मात्र था, आप देखिए साल दर साल कैसे ये बढ़ता जा रहा है और 2023-24 तक आते आते ये 21,000 करोड़ को पार कर गया और ये अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। और यहां पर गौरतलब बात यह भी है, जो हम आगे भी आपको बताएंगे, कि 24-25 के लिए तो लक्ष्य और भी अधिक है। 35,000 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार। लेकिन रक्षा विनिर्माण में यह संभव कैसे हुआ? रक्षा विनिर्माण में कारोबारी सुगमता को सरकार लेकर आई, जिसका मतलब है कि स्वदेशी डिजाइन हो, निर्माण हो, उत्पादन हो, इस पूरी प्रक्रिया को स्वदेश में ही किया जाए। रक्षा लाइसेंस में क्योंकि सुगमता आई, इसीलिए रक्षा लाइसेंस में 200% की वृद्धि भी दिखी। यानी सरकार जो प्रयास कर रही थी उसके परिणाम दिखने लगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतिगत फैसला था ये, इसको 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया और ये तमाम नीतिगत पहल है जिनके परिणाम हमें नजर आए। लेकिन जो बड़े लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, जिसकी बात मैं कर रही थी, 24-25 में उत्पादन को लेकर ही सरकार ने ये बहुप्रतीक्षित लक्ष्य है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रक्षा निर्यात और उत्पादन बढ़े। 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार इस मौजूदा वित्त वर्ष में। 2024-25 में सैन्य उत्पादों का निर्यात भी, जैसा मैंने बताया, 35,000 करोड़ का रखा गया है। तो हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, तेज रफ्तार में आगे बढ़ेंगे इस लक्ष्य को लेकर। दुनिया के आज शीर्ष 25 जो निर्यातक देश हैं रक्षा उत्पाद के, उसमें भारत का नाम भी आता है। लेकिन 10 वर्ष पहले हम इस सूची में कहीं नहीं नजर आ रहे थे। स्वदेश निर्मित उत्पाद के कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। लड़ाकू विमान की बात करें, हल्के हेलीकॉप्टर्स, युद्धपोत, रॉकेट, टैंक, आज ये सब हमारे देश में बन रहा है और ये उत्पाद दिखाते हैं कि सरकार की नीति कुछ एक उत्पाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा भी साल दर साल बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं अगर आप देखें तो दुनिया भी हमारे उत्पाद का लोहा मान रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके अमेरिका ने भी तारीफ की है, तेजस विमान, कई देशों में इसका निर्यात किया जा रहा है। स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार्स का भी ऑर्डर्स बहुत से देशों से आया है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हमारे देश के निर्मित 100 से अधिक देशों में बुलेट प्रूफ जैकेट्स जा रही हैं। लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज के भी ऑर्डर्स विभिन्न देशों से आए हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेज 2 24 जुलाई को, अभी ही 2 दिन पहले, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। 5,000 किलोमीटर तक की दूरी पर भी हम मार कर सकते हैं। सफल रही हमारी ये मिसाइल्स। और ये तमाम वो चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि कैसे हम अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूती दे रहे हैं। और ये सब संभव हुआ क्योंकि जब कारगिल का युद्ध हुआ, तब जो सोच थी उसके आधार पर, जो कारण दिखे उसके आधार पर सरकार ने तब के लिए गए निर्णयों को ही आगे बढ़ाया 2014 में आकर, और आज हम एक मजबूत रक्षा क्षेत्र की नींव रखने में सफल रहे हैं। करेंगे रक्षा क्षेत्र पर ही हमारी उपलब्धियों पर चर्चा भी, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं
इसलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे ब्रेन हेल्थ यानी मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं। तो देखिए शनिवार 27 जुलाई सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आज की चर्चा का रुख करने से पहले बात अग्निवीर की, क्योंकि हमारे देश के अग्निवीर हमारा मान है। कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन से तैयार हमारे अग्निवीरों को देश सेवा के विभिन्न अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। वैसे इससे पहले केंद्र सरकार भी अग्निवीरों को अलग अलग सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में, पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया। हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के पश्चात पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में 10% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिए जाते हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर, वो देश की रक्षा सुरक्षा को ही मजबूत करने से जुड़े होते हैं, जिनमें आती है अग्निवीरों की भी बात, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे अपने सुरक्षा बलों को युवा रखने के लिए ही ये योजना लाई गई है। और आज का हमारा विशेष इसी से जुड़ा हुआ है, जो कहता है रक्षा क्षेत्र में नया युग, उपलब्धियों की नई गाथा।
चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन रामपाल यादव। आप कारगिल युद्ध के सहभागी रहे हैं। और हमारे साथ गुलशन लूथरा जी जुड़े हैं, जो रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के। और हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले कैप्टन रामपाल जी से बात करें उससे पहले गुलशन लूथरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी तस्वीर हमने अभी दर्शकों के सामने रखी कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने अलग अलग वक्त पर ऐसे निर्णय लिए जिससे कि हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिल सके। आप तो बहुत दशकों से ये बदलाव देख रहे होंगे कि कब हुआ और कब नहीं हुआ। आज की इस तस्वीर को आकलन इसका आप कैसे करते हैं? देखिए, ये एक्चुअली कुछ ना कुछ बदलाव या प्रोग्रेस तो होती रहती है हमेशा, लेकिन कभी कभी वो जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है एडिक्वेट नहीं होता, कभी पिकअप हो जाता है, कभी हमारे देश में अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं। और जब एक कंट्रोवर्सी होती है तो उसके बाद काफी देर के लिए काम रुक जाता है। लेकिन जैसे कभी ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहले कभी नहीं हुआ काम, देखिए काम हमेशा चलता रहता है। और आजकल जो है, जो सरकार है इस वक्त, तो वो काफी तीव्र गति से, बल्कि भीषण गति से काम कर रही है, आगे जा रही है, लगातार मॉडर्नाइजेशन कर रही है। मैं आपको कारगिल वॉर के ऊपर एक बोफोर्स के ऊपर बताना चाहूंगा। वो एक उन्होंने पता नहीं कैसे कहीं फैल गया था कि जब बोफोर्स लिए वो बेकार गन है, उल्टा चलती है, पॉलिटिक्स में चलता है ये। लेकिन हम 70 या 80% कारगिल वॉर बोफोर्स की वजह से जीते हैं, ये कोई भी फौज का आपको ऑफिसर बता देगा। तो उन दोनों वो भी एक अच्छा काम था। वो कंट्रोवर्सी को छोड़ दीजिए एक साइड पर। और लेकिन इसी तरह वेपनाइजेशन चलते ही हमारे जो मिराज एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने कारगिल वॉर के अंदर, कारगिल युद्ध में बड़ी प्रिसीजन से बॉम्ब फेंके। और वो बॉम्ब ऐसे थे उनको खास बनाया गया। और कोई ना कोई थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बोफोर्स के बाद अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम के लिए काम रुक गया, फिर अब शुरू हो गया, अब तो चलता रहा है। और इस वक्त मैंने कहा तीव्र गति से काफी काम हो रहा है, और ऑल ओवर एंड पर्टिकुलरली इन द माउंटेन्स, जहां पे हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को फेस करना है। जी, चलिए, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन रामपाल यादव भी जुड़ गए हैं और आप कारगिल वॉर वेटरन हैं। और कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि देखें तो एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई है कारगिल युद्ध से अब तक की, अगर हम वक्त की बात करते हैं 25 वर्ष बीत गए हैं। अलग अलग स्रोतों के माध्यम से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था, लेकिन बहुत कम अवसर मिल पाते हैं जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं। आपके शब्दों में जानना चाहेंगे आपका अनुभव कारगिल युद्ध को लेकर। हम 26 मई को मस्को वैली में एंटर किए थे। उसके बाद रेकी वेकी होने के बाद बिल्कुल इनिशियल वाला पीरियड था। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, हमारी फौज ने काफी अच्छा किया। ये इंटेलिजेंस इंटरप्रिटेशन का फेलियर था। हम इसको पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं कह सकते। उनके पास सब खबरें थी, हायर कमांड्स के पास सब कुछ था, नॉलेज थी, पर उन्होंने हल्के में लिया और प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाए। जब एकदम वो आके बैठ गए और जब सारा खुलासा हुआ, उसके बाद ही ये सारी फायर फाइटिंग की जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई। लेकिन कैप्टन साहब, उस वक्त जिस वक्त दुश्मन आपके सामने था, उस वक्त वो क्या था, वो जज्बा क्या था जिसने हमारे सैन्य बलों को बिल्कुल आर पार की लड़ाई में उन पर इस तरह की जीत हासिल करने में मदद की? उस टाइम में, उन हालात में हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें बस मारना है, किसी तरह से इनको यहाँ से खदेड़ना है, यही भावना दिल में होती है। और यही भावना लेके सारे जवानों को साथ लेके हम आगे बढ़े। तो कैप्टन साहब, आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जिस वक्त ये युद्ध हुआ था? उस टाइम मेरी उम्र 27 इयर्स थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और बस 2 महीने बाद ही मैं लड़ाई में पहुंच गया था। तो उस वक्त जैसे आपने कहा कि जहन में कुछ और था ही नहीं, सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगते रहते थे, ये हम पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन कैप्टन साहब, उस वक्त में युद्ध की भूमिका और कैसे दुश्मन का आप लोगों ने सामना किया, कुछ अपने शब्दों में हमें बताना चाहेंगे? क्योंकि पिक्चरों में, फिल्मों में हम देखते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने वास्तविकता में दुश्मन का सामना किया। एक तो टेरेन इतनी डिफिकल्ट थी, दूसरा वो सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हुए थे।
तीसरा, हमारे को ये भी पूरी तरह से खबर नहीं थी कौन है, कितने हैं, कैसे हैं, ये सारा अंधेरे में चल रहा था। मेरे को कमांडर ने बोला था कि जा बेटा 2 आदमी बैठे होंगे देख ले, लेकिन जब वहां से मैं कैप्चर कर लिया हाइट, उसके बाद जब सुबह फायर खुला तो 3 BMG का फायर खोला। 3 BMG एक कंपनी में होती हैं, जहां ये 2 आदमी कह रहे थे वहां 150 आदमी की एक कंपनी बैठी हुई थी। तो जैसे तैसे करके हमने उनको वहां पे रोका और फिर उसी तरह से सारा का सारा आगे बढ़ता गया। और टाइम जरूर लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इनको खदेड़ दिया। जी, हमारे साथ गुलशन लूथरा जी भी इस वक्त बने हुए हैं। गुलशन जी, अभी हम जो बता रहे थे कि किस तरीके से सीमाओं पर हम सड़कें बना रहे हैं, किस तरीके से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सोच है, ये आपको कि इतने दशकों में इस पर उतना काम नहीं हुआ, किस तरह ये बदली हुई तस्वीर को प्रस्तुत करता है और हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती भी देता है? ये जो इस वक्त जो मेरे ख्याल में पेस ऑफ प्रोग्रेस है, बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। हमें सड़कें चाहिए माउंटेन्स के अंदर, क्योंकि पहले तो हम बिल्कुल ब्लाइंड होते थे। जैसे अभी कैप्टन साहब बता रहे थे कि इनको पता ही नहीं था कि इतने सारे पाकिस्तानी ऊपर छुपे बैठे हैं। इसके ऊपर भी जो छुपे हटे बैठे वाली की भी एक पॉइंट में बताना चाहूंगा। हम लोगों को वाकई जैसे नहीं पता था फौज को, लेकिन जो पहली बार जो पकड़े गए पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सिपाही, वो 6 पकड़े गए थे बटालियन में, 2 शायद कई और पकड़े गए थे। तब पता लगा कि वो तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन और उन पाकिस्तान की तरफ से वो स्लोप था, हमारी तरफ से चढ़ाई बड़ी तेज थी। तो उस चढ़ाई जो तेज है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसकी जरूरत को समझते हुए आजकल जो सड़कें बन रही हैं बड़ी तीव्र। और ये बात सही है गुलशन जी कि उस युद्ध से हमने बहुत से ऐसे सबक सीखे थे, जिसके बाद हमने आज अपने रक्षा क्षेत्र में वो बदलाव किए हैं कि आज हम मजबूत जमीन पर खड़े नजर आते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कारगिल युद्ध और उसके बाद हम जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र को लेकर हर मोर्चे पर अपने आप आधार मजबूत कर रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में हम बेहतर तरीके से दुश्मन का भी सामना कर सकते हैं। खासकर तब जब चुनौती हमारे सामने पाकिस्तान और चीन दोनों ओर से है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल के जरिए
अग्निपथ योजना की वजह से देश के युवाओं को जो फायदा मिल रहा है उसका भी जिक्र किया। लेकिन खास बात यह है कि दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या है अग्निपथ योजना में खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जून 2022 को मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी, जिसे अग्निपथ कहा जाता है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। भले ही आज विपक्ष इस योजना को लेकर कई तरह के दावे करते हुए नजर आ रहा हो, लेकिन इस अहम योजना पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। ये भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देखकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई और नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। आखिर क्यों हमें इस योजना की जरूरत पड़ी है, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन देश की रक्षा के लिए इस योजना को बड़ा परिवर्तनकारी सुधार माना जा रहा है। योजना युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जिससे सशस्त्र बलों की रूपरेखा युवा और गतिशील होगी। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज की व्यवस्था भी है। अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने कौशल एवं योग्यता बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। योजना के जरिए नागरिक समाज में सैन्य भावना वाले अनुशासित एवं कुशल युवाओं की उपलब्धता भी होगी। बात करें वित्तीय लाभ की, तो 4 साल की सेवा में अग्निवीर जवान के वेतन से कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपये जमा होता है। इतना ही पैसा सरकार भी देती है। 4 साल बाद सेवानिधि पैकेज के तौर पर जवान को एक साथ 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेना के बयान के मुताबिक कर्तव्य पथ पर बलिदान हुए अग्निवीर को 48 लाख रुपए बीमा के और 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि के मिलेंगे। साथ ही सेवानिधि की राशि भी मिलेगी। जो 4 साल की नौकरी थी उसका वेतन भी दिया जाएगा, जो 13 लाख से ज्यादा की राशि होगी। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से बलिदान जवान के परिजन को 8 लाख रुपए और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई अग्निवीर जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा भी मिलता है। अगर कोई अग्निवीर जवान पूरी तरह यानी 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% दिव्यांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। विपक्ष के दावों के विपरीत अग्निपथ योजना न केवल रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार का हिस्सा है, बल्कि कई अन्य देशों में भी इस तरह की योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है, जिसमें पुरुष 3 साल और महिलाएं 2 साल तक सेवा करती हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। वहीं ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेवा 10 से 12 महीने के बीच रहती है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से अधिक आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब
संसद से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में आज बजट पर चर्चा दोपहर बाद जारी रही। लेकिन वहीं प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एमएसपी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। अपनी बात रखते हुए उन्होंने जहां एक ओर मनमोहन सरकार द्वारा किसानों को उनकी लागत के 50% अधिक देने की बात को नामंजूर कर दिया था, इस तथ्य को सामने रखा, तो साथ ही यह भी बात सामने रखी कि कैसे 2014 के बाद से मोदी सरकार लगातार प्रमुख फसलों पर एमएसपी में भारी बढ़ोतरी करती आ रही है। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर जांबाजों को याद किया गया। दोनों ही सदनों में शहीद सैनिकों की वीरता को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। दोनों ही सदनों में 2 मिनट का मौन भी रखा गया और इसके बाद कार्यवाही शुरू की गई। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। राज्यसभा में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी से जुड़े सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई कदम किसान हित में उठाए हैं। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं तक करना पड़ा। गौरतलब है कि अगले सप्ताह बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और अब खबर कर्नाटक से, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा लगातार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने आज संसद में वाल्मीकि नगर घोटाला, SC/80 फंड के दुरुपयोग का मामला उठाया और साथ ही मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में CBI जांच की मांग भी की और मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल में महंगी बिजली दरों पर भाजपा के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को साझा करते हुए कहा
कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आई हैं क्योंकि वे कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सभी बड़े महानगरों में से एक कोलकाता में बिजली की कीमतें सबसे महंगी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कॉरपोरेट मित्र बंगाल के लोगों को लूटकर उनकी पार्टी टीएमसी की झोली भरने में लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बढ़ती हुई बिजली दरों के विरोध में एक धरने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के जरिए भारत ने न सिर्फ विकसित देशों को आईना दिखाने का प्रयास किया है बल्कि विकासशील देशों की आवाज भी उठाई है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए इस बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर न सिर्फ भारत ने विकसित देशों को आईना दिखाने का काम किया है बल्कि विकासशील देशों की चिंताओं को भी सामने रखा है। सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है। वहीं नीति निर्माताओं को दीर्घकालिक वैश्विक जलवायु प्रबंधन में अत्यधिक व्यस्त रहने के बजाय मानव कल्याण में सुधार के निकट अवधि नीति लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार हमेशा से ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए सजग रहा है। विश्व स्तर पर इंडियन सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत द्वारा ही परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लोहा आज पूरा देश मान रहा है। इस रिपोर्ट का आखिरी अध्याय बहुत ही रोचक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करता है कि हम विश्व पटल पर वर्तमान में चल रहे डिस्कशंस, डिबेट और स्ट्रेटजीज को दोबारा से देखें। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकासशील देशों को इस बात के लिए दोषी ठहराना गलत है कि वो अपनी ऊर्जा खपत पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। विकासशील देशों को बेहतर जीवन स्तर की अपनी आकांक्षाओं को त्यागने के लिए कहना नैतिक रूप से गलत है ताकि विकसित देश स्वच्छ वातावरण और ठंडी जलवायु में रहने के अपने तरीकों को बनाए रख सकें। वैश्विक उत्सर्जन को सभी आर्थिक नीतियों के शिखर पर पहुंचाने की प्रक्रिया में न केवल विकास लक्ष्यों को कम कर दिया गया है बल्कि विकासशील देशों को सीमा पर कार्बन टैक्स की धमकी भी दी जा रही है। वर्तमान में मिटिगेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों पर जो डिसीजंस थोपते हैं वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों की प्रगति के लिए अवरोधक है। हमें जरूरत है मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस। सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। भारत 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के अनुरूप एकमात्र G20 राष्ट्र है। भारत ने लक्ष्य वर्ष 2030 से 11 वर्ष पहले ही उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का अपना NDC लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अपनी आर्थिक वृद्धि को सफलतापूर्वक अलग कर लिया। सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन शमन और लचीलापन निर्माण की दिशा में भारत द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों का नेतृत्व करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड OSOWOG, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI, लचीले द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना IRIS और उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड IT जैसे उदाहरण हैं। दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने और पर्यावरण को संरक्षित करने की अधिकतर मुहिम और अधिकतर मंच विफल हो रहे हैं, ऐसे में भारत की ओर से संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में इस मुद्दे पर व्यवहारिक रवैया दिखाकर एक बार फिर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत किया जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज़ नाइट पे आगे बताएंगे कि ऐसा कौन सा विरासत स्थल है हमारा जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में अब भारत के एक और विरासत स्थल को स्थान मिल गया है और ये है असम के ऐतिहासिक मोइदम्स। चराइदियों में मौजूद ये मोइदम्स प्राचीन अहोम संस्कृति में अंत्येष्टि से जुड़ी उनकी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि मोइदम्स के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से अधिक लोग अब अहोम संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि असम के ऐतिहासिक मोइदम्स ताई अहोम संस्कृति का प्रमाण, अहोम राजवंश की अनूठी टीला शवागार पद्धति अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गए हैं। ये भारत का 43वां स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। दिल्ली में जारी विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर खुशी जाहिर करते हुए आशा व्यक्त की कि इससे अधिक लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में सीखेंगे। ताई अहोम के जटिल अंत्येष्टि अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते मोइदम्स का इतिहास 600 वर्ष से अधिक पुराना है। ये ईंट, पत्थर या मिट्टी से बने तहखाने समान हैं, जिनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। चीन से पलायन करने वाले ताई अहोम कबीले ने 12वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न भागों में अपनी राजधानी स्थापित की। उनमें से सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक चुराइदियो था, जहां ताई अहोम ने अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। मोइदम्स को विश्व धरोहर की पहचान मिलने से पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हमारे 600 साल अहोम शासन काल में जो हम लोगों ने इतिहास रचना की है, आज इसी भूमि को यूनेस्को की एक कल्चरल प्रॉपर्टी के हिसाब से रिकॉग्निशन दी है। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, असम की जनता की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की जनता की तरफ से। ऐतिहासिक मोइदम्स को और अब आपको न्यूज नाइट के अंत में छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म माई गॉव के 10 साल पूरे हो चुके हैं। माई गॉव के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आज हम माई गॉव के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस मंच को समृद्ध बनाया है और अपने बहुमूल्य विचारों तथा इनपुट को साझा किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की कि यह फैसला किसी भी तरह से भारतीय संविधान का अपमान नहीं करता है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के शंकरदेव कलाक्षेत्र में शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क के विभिन्न विभागों के लिए 465 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने कहा कि भूतपूर्व अग्निवीरों को आईटीबीपी में भर्ती करने की तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व अग्निवीरों को न केवल आयु सीमा में छूट दी जाएगी, बल्कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत से एप्पल फोन का निर्यात अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके पीछे सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का बड़ा हाथ है। इस स्कीम के जरिए सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 23 मार्च 2021 को बैंक ऑफ बड़ौदा के एसएएमबी के एजीएम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2009 से 2017 की अवधि के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऋण खातों में लगभग 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।